अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में भी बड़ी मिकदार में सोना निकाला जाने लगा है। इससे पहले ये गोल्ड रश हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में देख चुके हैं। कई साल यहाँ पर लोग इलीगली दरिया सिंध और दरिया काबुल से सोना निकालते रहे। फिर यहाँ की जब हुकूमतें जागी तो यहाँ के लोग भाग कर अब गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए हैं, जहाँ पर बेसिकली सोने का असल सोर्स है। और मुकामी लोग कहते हैं कि पहले जहां 1 ग्राम सोना मिलता था, अब वहां पर 6 ग्राम सोना मिलता है। उसकी वजह यह है कि पहले लोग रवायती तरीकों से जो मट्टी होती है, जो रेत होती है, जो पत्थर होते हैं दरिया के, उन्हें छान कर सोना निकाला करते थे। रोज़ का 1 ग्राम बमुश्किल सोना निकलता था, उसे बेचकर अपना गुजर बसर किया करते थे। और बाकायदा गिलगित बल्तिस्तान में एक कबीला है जिसे सोने वाल कबीला कहते हैं, यानी सोना निकालने वाले। और गिलगित बल्तिस्तान में इनकी बाकायदा एक अंजमन सोने वाल कबाइल भी है और इसमें 2300 ख़ानदान हैं। अब उन तमाम की रोजी रोटी पे इन जागीरदारों ने या इन मालदारों ने कब्जा कर लिया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से बड़े बड़े 150 के करीब एक्सकवेटर जो हैं अब गिलगित बल्तिस्तान पहुंच चुके हैं, जहां पर दयामीर भाषा डैम बन रहा है। उसके इर्द गिर्द फिर चलास के एरिए में बाबूसर टॉप तक ये 150 के करीब एक्सकवेटर, फिर वाटर पंप्स और दीगर मशीनरी पहुंचाई जा चुकी है। इन लोगों ने क्या किया कि दरिया के इर्द गिर्द जिन लोगों की तो ज़मीनें थीं, उनसे डील बनाई कि हम सोना निकालने की मशीनरी यहाँ पर लगाएंगे, सारा खर्च हम करेंगे, आपको हम निकलने वाले सोने का 40% तक शेयर देंगे। तो जिनकी ज़मीनें थीं उन्होंने तो फ़ायदा उठा लिया। फिर इन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दरिया सिंध के पेट से मट्टी रेत निकाल कर सोना निकालना शुरू किया। और जो लोग अपनी ज़मीनें देने पर राज़ी नहीं थे, उन्हें कहा गया कि आप हमारे साथ एक किराया तय कर लें, हम जितने महीने आपके यहाँ से मट्टी रेत निकालते रहेंगे वो आपको किराया अदा करते रहेंगे। वैसे ये सारा साल काम नहीं होता, ये काम ज़्यादातर सर्दियों के सीज़न में होता है, जब दरियाओं के अंदर पीछे से आने वाला पानी कम हो जाता है। तो जो गर्मियों के अंदर या वैसे रूटीन में पहाड़ों में मौजूद जो सोने के ज़खायर हैं, उनके साथ लग लग के पानी कटाव करके जो अपने साथ छोटे छोटे सोने के ज़रात लेकर आता है, वो दरिया के पेट में बैठ जाते हैं। मुख्तलिफ कोनों के अंदर मुख्तलिफ जगह पर वो फंस जाते हैं। तो ये लोग पहले हाथों से उस मट्टी को निकाला करते थे और उस मट्टी पत्थर को पानी के जरिए पैन के अंदर धोया करते थे, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उसके बाद जो हल्की मट्टी होती थी वो पानी के बहाव से निकल जाती थी। नीचे काले रंग के भारी और गोल्डन रंग का सोना जो है उसके ज़रात बच जाते थे, उसे निकाल लिया जाता था। लेकिन अब वही एक छोटे से पैन में जो काम होता था, उससे 1000 गुना बड़ी मशीनों के जरिए किया जाने लगा है। दरिया सिंध 3180 किलोमीटर का है। ये तिब्बत में वाक़ झील मानसरोवर से निकलता है और फिर ये ऑल द वे पाकिस्तान में यहाँ से होता हुआ ये अरेबियन सी तक जाता है। सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इसमें से सोना निकलता है। फिर अगर आ जाए खैबर पख्तूनख्वा में तो उसके कम से कम 5 अजला ऐसे हैं, स्वाबी, नौशहरा, कोहाट, करक, चारसदा, वहाँ पर सोना लोग निकालते हैं। उसके बाद पंजाब के 2 अजला अटक और मियांवाली तक दरिया सिंध के अंदर कहीं ना कहीं सोना पाया जाता है। अब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने तो अपने यहाँ स्टडीज़ मुकम्मल की। पंजाब का कहना यह है कि उसके यहाँ जो दरिया सिंध बहता है उसमें तकरीबन 800 अरब रुपए के सोने के ज़खायर का तखमीना है। खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमारे पास आपसे 4 गुना ज़्यादा ज़खायर हैं। तो दरिया सिंध चूँकि ज़्यादा इस हिस्से से जाता है तो ज़्यादा डिपॉजिट्स यहाँ पर जो है वो छोड़ता है। तो 3200 अरब रुपए का एस्टिमेट खैबर पख्तूनख्वा का है। तो इन 2 सूबों का जिक्र करें तो इन्होंने तो 4000 अरब रुपए के सोने के ज़खायर का तखमीना लगा लिया है। पहले दोनों सूबों के अंदर इस सोने को निकालने के लिए सच कवानीन कोई नहीं थे। अब इन दोनों सूबों ने अपने यहाँ कवानीन स्ट्रेंथन किए हैं। जो लोग इलीगली ये सोना निकाल रहे थे, पंजाब ने 100 के करीब मुकदमा दर्ज किए हैं, खैबर पख्तूनख्वा ने 150 के करीब मुकदमा दर्ज किए हैं, लोगों को गिरफ्तार किया है, मशीनी जो है उसे कन्फिस्केट किया है।
تو جو یہ لوگ تھے جن کے منہ کو اب سونا لگ چکا ہے وہ بھاگ کر گلگت بلتستان پہنچ گئے ہیں۔ ابھی گلگت بلتستان میں چونکہ نگران حکومت ہے اور ہمارے ہاں ویسے بھی انتظامیہ بہت سلو کام کرتی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ خواب خرگوش سے جاگ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ وہ پہاڑی علاقہ جہاں پر صرف یا تو پانی کا شور ہوتا تھا یا پرندوں کی چہچہاٹ ہوتی تھی، اب وہاں پر بڑی بڑی مشینوں کا شور ہے، وہاں پر اس کی وجہ سے تھر تھراہٹ ہے، وہاں پر ڈیزل کی بدبو ہے۔ وہ ڈیزل نہ صرف ہوا کو خراب کر رہا ہے، وہ سموک جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈیزل، اس کے ساتھ موبل آئل، یہ تمام چیزیں ہمارا پانی بھی خراب کر رہے ہیں۔ جو دریا سندھ کے اندر مچھلی ہے، مچھلی کے بچے ہیں، مچھلی کے انڈے ہیں، وہ تمام اس دریا کی اتھل پتھل کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی ظلم یہ ہو رہا ہے کہ وہاں چلنے والی مشینری سے جو دھواں اٹھتا ہے وہ قریب موجود گلیشیئرز پہ جا کر جم جاتا ہے، جسے بلیک کاربن بھی کہتے ہیں۔ یہ بلیک کاربن بہت خطرناک ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ گرمی جو ہے وہ جذب کرتا ہے اور گلیشیئرز کو بہت تیزی سے پگھلا دیتا ہے۔ پھر اس علاقے میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج جو ہے وہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اب صرف ایک نقصان نہیں ہو رہا کہ جناب سونا نکالا جا رہا ہے اور حکومت کو بتائے بغیر نکالا جا رہا ہے، دوسرا نقصان انوائرمنٹ کا بھی ہو رہا ہے۔ اور انوائرمنٹ کا نقصان سونا نکالے جانے سے بڑا نقصان ہے، کیونکہ سونا نکالنا تو اب آج بند کر دیں گے، لیکن اس تمام ایکٹیویٹی کی وجہ سے وہاں جو انوائرمنٹل چینجز آ جائیں گی اس سے ریورس کرنے کے لیے آپ کو کئی دہائیاں درکار ہوں گی اور آپ اس کو ریورس پورا کر بھی نہیں سکیں گے۔ تو وقت آ گیا ہے کہ حکومت گلگت بلتستان خواب خرگوش سے جا کے ان کا جو منرل کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ آگے آئے، اس تمام ایکٹیویٹی کو ایڈمنسٹریٹولی ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے دفعہ 144 لگا کر روکا جائے۔ پھر اپنے ہاں جو قوانین ہیں انہیں موڈیفائی کرنے کے لیے بیوروکریسی ابھی سے کام کرے، اور جیسے ہی مارچ اپریل کے اندر گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوتے ہیں تو جو نئی اسمبلی ہے وہ اوتھ اٹھانے کے بعد پہلا کام یہ کرے کہ یہاں پر بائی لاز بنائے، یہاں پر قانون نیا امپلیمنٹ کرے اور اس سے بالکل پیسے کمائے، لیکن یہ طے کرے کہ دریا میں کس حد تک مشینوں نے اندر جانا ہے۔ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس خطرناک حد تک مشینری دریا سندھ میں جا چکی ہے۔ یہاں پر کوئی مشین بھی لٹ سکتی ہے، انسانی اور مالی دونوں نقصان ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ پہلے اپنا سونا خود نکالا کرتے تھے، یہ سونے وال قبائل، اب وہ ان مشینوں پر نوکری کرنے پر مجبور ہیں، اور وہاں پر بھی ان کی کبھی دہاڑی لگتی ہے اور کبھی نہیں لگتی۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا مقصد گلگت بلتستان کی حکومت کو جھنجھوڑنا ہے، انہیں یہ بتانا ہے کہ آپ اب اس پر ایکشن لیں گے تو اپنا فیوچر مستحکم کریں گے، فائنینشلی بھی، انوائرمنٹلی بھی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔